नमस्कार विद्वान साथियों। आज मैं आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता ये स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज के समय में राष्ट्र राज्य के लिए एक ज्वलंत मुद्दों के तौर पर नागरिकता का एक इश्यू है। तो इसके बारे में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इसका जो अर्थ है से सिटीजनशिप। ये जो शब्द है अंग्रेजी का, ये शब्द ये लैटिन भाषा के शब्द सिविस से बना हुआ है। लैटिन भाषा का शब्द सिविस, परीक्षा में पूछ लेते हैं सिविस किसका शब्द है, लैटिन भाषा का। और इस सिविस का जो अर्थ होता है वो होता है सदस्य। एक राज्य का सदस्य होना या नागरिक होना नागरिकता का होने का अर्थ है। और अर्थ को समझने के लिए व्यक्ति द्वारा राजनीतिक संस्थाओं में उत्तरदायित्वपूर्ण सहभागिता निभाना, यानी हम एक राष्ट्र के सदस्य कैसे हो सकते हैं कि राष्ट्र का सदस्य होने का ये अर्थ है कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में हम अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाएं। तो राष्ट्र हमें अगर अधिकार प्रदान करता है तो हमारे उसके प्रति कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। उन कर्तव्यों का हम जिम्मेदारी से निर्वहन करें, ये हमारा नागरिक होने का द्योतक है। नागरिक राज्य के प्रति निष्ठा रखता है, बदले में राज्य उसे संरक्षण प्रदान करता है। इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करता है कि नागरिक राज्य के प्रति निष्ठा रखता है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हम भारत के प्रति हमारी निष्ठा होती है, हम देश के प्रति निष्ठा रखते हैं और बदले में ये हमारा जो देश है वो हमें संरक्षण प्रदान करता है या हमें अधिकार प्रदान करता है, हमें और भी कई प्रकार का हमें सुरक्षा मुहैया करवाता है। कई सारी चीज़ें यानी जो राष्ट्र का होकर ही हमें वो चीज़ें प्राप्त होती है। तो ये तो इसका अर्थ के बाद में इसकी परिभाषा में सबसे पहले टी.एच. मार्शल ने इसकी परिभाषा दी है। टी.एच. मार्शल राजनीति के नागरिकता के सबसे बड़े विचारक माने गए हैं जिन्होंने नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत दिया। आगे पढ़ेंगे तो टी.एच. मार्शल ने इसकी परिभाषा दी है, नागरिकता राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। कि नागरिकता क्या है कि जो राजनीतिक समुदाय यानी एक राज्य होता है, इसमें राजनीतिक समुदाय का अर्थ है राज्य की पूर्ण और समान सदस्य। पूर्ण का मतलब एकदम परिपूर्ण और समान का अर्थ है कि सबको बराबर। एक हम नागरिक हैं, केरल का कोई व्यक्ति है वो भी भारत का नागरिक है, तो दोनों में समान, राज्य के दृष्टिकोण में वो समान है और राज्य के लिए वो एक समान सदस्यता रखते हैं। टी.एच. मार्शल ने परिभाषा दी, वो इसे याद करना है। कैटलिन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वे राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर राजनीतिक व सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। यानी राजनीति की क्या परिभाषा दी है कि नागरिकता किसी व्यक्ति की एक वैधानिक स्थिति है, कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में एक स्थिति है जिस स्थिति के कारण वो राजनीतिक रूप से संगठित समाज यानी एक राज्य की सदस्यता प्राप्त करता है और प्राप्त करके राजनीतिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करता है, कैटलिन ने कहा था। नागरिकता की व्याख्या को और अधिक समझने के लिए 5R को समझते हैं। यह अगर 5R का उल्लेख इसमें नागरिकता में होता है, क्या क्या होता है। पहला है अधिकार, राइट, यानी नागरिकता में जो भी नागरिक होगा तो नागरिक के निश्चित अधिकार होंगे। जैसे भारत के संविधान में आपको 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, तो ये प्रत्येक देश के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये पहली चीज़ है कि हमें नागरिक होने के नाते अधिकार मिलते हैं। अगर राज्य के नागरिक नहीं है तो हमें अधिकार नहीं मिलते हैं। दूसरा उत्तरदायित्व, अधिकारों के साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम राष्ट्र के प्रति जैसे राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करें, मूल कर्तव्यों का पालन करें, देश के कानून का पालन करें। ये चीज़ें हमारे ऊपर, ये उत्तरदायित्व ही आता है, अधिकार के साथ ही हमें मिलता है। दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है मान्यता, कि हमारे जो ये हमारी एक निश्चित एक मान्यता मिलती है कि हम इस भारत के नागरिक हैं, तो राज्य में एक निश्चित रिकॉग्नाइजेशन, एक मान्यता मिलती है। दूसरा एक स्रोत, चौथा आ रहा है स्रोत, रिसोर्स, कि हमें ये जो चीज़ें अधिकार मिल रहे हैं इसका स्रोत क्या है, कि कौन प्रदान कर रहा है, कि भारत जो राष्ट्र राज्य है वो हमें ये प्रदान कर रहा है। और पांचवी है रेजिडेंस, हमें ये निवास के आधार पर मिलती है। हम जिस स्टेट में या जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के हम नागरिक कहलाएंगे। तो 5R के संदर्भ में इस नागरिकता को डिफाइन किया जाता है। तो इसमें इसका अर्थ को याद रखने का है कि लैटिन भाषा का शब्द है सिविस, सदस्य। दूसरा इसकी जो टी.एच. मार्शल की जो परिभाषा है उस परिभाषा और कैटलिन की परिभाषा दोनों को याद रखना। और 5R क्या है, पांचों आरों को आप लिख लेना। 5R, राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन, रिसोर्स और रेजिडेंस। पांचों R को एज इट इज याद करना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बन सकता है।
इसके बाद अध्ययन करते हैं नागरिकता के सिद्धांतों के बारे में। नागरिकता का पहला सिद्धांत है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं टी.एच. मार्शल। याद कर लेना, टी.एच. मार्शल। इनकी जो पुस्तक है, जिस पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस, दोनों महत्वपूर्ण प्रवर्तक का नाम याद रखना और इसकी टी.एच. मार्शल की पुस्तक का नाम याद रखना, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेज। इसमें इन्होंने कहा था कि नागरिकता अंततः एक सामाजिक परिस्थिति है। इसका कोटेशन है कि नागरिकता क्या है, वो एक व्यक्ति की अंत में जाकर एक सामाजिक परिस्थिति है। ये व्यक्ति की समाज में क्या हैसियत है या एक राज्य के अंदर क्या हैसियत है, यह उसकी नागरिकता से ही तय होती है। जैसे अप्रवासी नागरिक होते हैं या जो अवैध रूप से आ जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, और हम जो यहाँ के नागरिकता प्राप्त है उनकी हमारी क्या हैसियत है। दूसरा कोटेशन है, नागरिकता की पूर्णता तभी संभव है जब एक उदारवादी प्रजातांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य हो। तो उन्होंने नागरिकता को सबसे बढ़िया जो रूप बताया कि हमारी नागरिकता में पूर्णता तभी आ सकती है जब राज्य में एक उदारवादी प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य हो। 3 टर्म का यूज किया है। उदारवादी राज्य जिसके अंदर व्यक्ति के अधिकारों को या व्यक्ति की स्वतंत्रता का पोषक हो राज्य, और उसमें प्रजातंत्र हो, प्रजातंत्र के साथ ही वो लोक कल्याणकारी हो, जनता के अधिक से अधिक हक और कल्याण की बात करता है। उस राज्य में ही नागरिकता की पूर्णता संभव है। बाकी सर्वाधिकारवादी और तानाशाही राज्यों में नागरिकता का उतना मूल्य नहीं। जैसे अफगानिस्तान में नागरिक होकर भी वहाँ का क्या कर लेगा, पाकिस्तान का नागरिक होकर भी क्या कर लेगा, तो उनकी नागरिकता को अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी एक व्यक्ति जितना अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है उतना विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि उस राज्य में जो उदारवाद और प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी मूल्यों के लिए कोई जगह ही नहीं है। नागरिकता का मूल आधार क्या है, सामाजिक अधिकार। तो इन्होंने अपना जो ये उदारवादी सिद्धांत है उसको समझाने के लिए उन्होंने मूल व्यक्ति के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को आधार माना कि इस नागरिकता का विकास कैसे हुआ, व्यक्ति के अधिकारों से इसका विकास हुआ। इसके लिए उन्होंने व्यक्ति के अधिकार के 3 प्रकार बताए। तीनों याद रखना, नागरिक अधिकार या कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। इस कालक्रम को उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर अध्ययन करके बताया। उन्होंने ये इंग्लैंड का अध्ययन किया कि इंग्लैंड में नागरिकता का विकास कैसे हुआ। नागरिकता का विकास सबसे पहले 18वीं शताब्दी में लोगों को कुछ कानूनी अधिकार मिले, उनसे वहाँ से नागरिकता का विकास प्रारंभ हुआ था। कानूनी अधिकार मिलने के बाद में कुछ राजनीतिक अधिकार मिले थे। पहले वहाँ इंग्लैंड में राजशाही शासन था और राजशाही के बाद में संसद का गठन हुआ और धीरे धीरे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने और राजनीति में भाग लेने का अधिकार मिला। तो इससे 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में राजनीतिक अधिकारों का विकास हुआ, जो इससे नागरिकता को और अधिक पूर्णता प्राप्त हुई। और 20वीं शताब्दी में व्यक्ति को सामाजिक अधिकार मिले। सामाजिक अधिकार मिलने से व्यक्ति की जो नागरिकता का है वो और अधिक विकास हुआ। तो इन्होंने राजनीता याद रखना, टी.एच. मार्शल ने जो नागरिकता का जो अपने विकास सिद्धांत बताया उसका आधार किसे माना, उसे नागरिक अधिकारों को आधार माना। पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा, टी.एच. मार्शल ने अधिकारों के कितने प्रकार बताए, तो 3 अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। चौथा प्रश्न बनता है कि मार्शल ने कि जो अपनी नागरिकता का विकास की जो अवधारणा है वो किस राज्य के ऊपर अध्ययन करके पेश करी, तो इंग्लैंड के ऊपर अध्ययन करके उन्होंने अपनी अवधारणा पेश की। ये हुआ उदारवादी सिद्धांत। प्रवर्तक टी.एच. मार्शल, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेज। इसके बाद में दूसरा सिद्धांत है नागरिकता का ग्रीक सिद्धांत। नागरिकता का ग्रीक सिद्धांत। ग्रीक का अर्थ आते ही आपके समझ में आना चाहिए कि ग्रीक का मतलब कौन से देश की बात कर रहा है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यूनान की बात कर रहा है। और यूनान, जितने भी राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ते हैं, अरस्तु, प्लूटो, जहाँ से शुरू होता है, तो ये सारे यूनान के दार्शनिक रहे हैं। और इन्होंने राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में सबसे पहले अपने विचार दिए थे। यूनान के अंदर उस समय नगर राज्य थे। नगर राज्य में 2, एक तो एथेंस और स्पार्टा, 2 नगर हुआ करते थे। और एथेंस के अंदर राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र, और स्पार्टा के अंदर सैनिक शासन था। इन दोनों के मध्य लगातार वहाँ संघर्ष होता था। तो उन्होंने ये अपनी जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत दिया, यानी एथेंस के नागरिक अलग नागरिक, एक भले ही एक देश थे लेकिन ये दोनों अलग अलग राज्य थे उस समय। तो अलग अलग राज्य होने से यहाँ इन दोनों राज्यों में नागरिकता संबंधी प्रावधान अलग थे। तो नागरिकता के वे प्रावधान थे जिनके माध्यम से ये अपने लोगों को एकजुट रख सकते थे।
तो वहाँ से उन्होंने नागरिकता संबंधी जो विचार है यहाँ से निकल कर आए थे। ऐसे ये चीज़ें याद रखने से पहले ये भी याद रखना कि जो अरस्तु, सबसे पहले इसमें आता है सुकरात। जो यूनानी जो चिंतन शुरू होता है वो सुकरात से शुरू होता है, जिन्होंने कहा था कि सद्गुण ही न्याय है। इस सुकरात का जो शिष्य हुआ था प्लेटो, प्लेटो जो राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है, प्लेटो के बाद में अरस्तु, ये प्लूटो का शिष्य था अरस्तु, जो अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहा जाता है, और राजनीतिक विज्ञान का पिता। अरस्तु के दो शिष्य हुए थे, एक तो सिकंदर महान और दूसरा थियोफ्रेस्टस द फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति शास्त्र का पिता थियोफ्रेस्टस। और सिकंदर महान, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीता था, 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, जहाँ से हिंदुस्तान के इतिहास की पहली ये एक घटना मानी जाती है कि 326 ईस्वी इतिहास की ज्ञात तारीख जो यूरोपीय ग्रंथों में प्रमाणिक तौर पर मिलती है, तारीख 326 पूर्व आक्रमण किया था। तो अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता होने के साथ ही जीव विज्ञान का पिता है, बायोलॉजी का जीव विज्ञान का पिता भी है। और जीव विज्ञान के अलावा प्राणी विज्ञान, जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का पिता है, बायोलॉजी और राजनीतिक विज्ञान। यानी कई ऐसे विचारक उन्होंने विज्ञान के संदर्भ में और समाज विज्ञान के संदर्भ में अपने विचार दिए थे। तो ये इन महान दार्शनिकों के विचार की एक लंबी परंपरा है। तो उन्होंने ये ग्रीक सिद्धांत दिया था, उन सब से विचारकों से मिलकर ये ग्रीक सिद्धांत बनता है। इनमें यहाँ अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा देते हुए कहा है कि नागरिक वे व्यक्ति है जिसे विमर्शी और न्यायिक कार्य में भाग लेने का अधिकार है। यानी इसको अधिकार नागरिक किसको माना, जो विचार विमर्श कर सकते हैं और न्यायिक कार्यों में राज्य में संबंध में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, उन्हें नागरिक माना। उन्होंने, जैसा कि अरस्तु को मैंने पहले ही बताया था, अरस्तु ने महिलाओं को नागरिक नहीं माना और जो विदेशी थे उनको नागरिक नहीं माना, और दास, तीनों का ध्यान रखना, दास, महिला और विदेशी, इन तीनों को अरस्तु ने नागरिक नहीं माना राज्य का। इसलिए ये परिभाषा देता है कि कुछ लोगों को ही, ये विमर्शी और न्यायिक कार्यों में सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने वालों को, शासन में भाग लेने वालों को ही इन्होंने नागरिक माना था। अरस्तु की एक महत्वपूर्ण उक्ति है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात पहली बार अरस्तु ने कही थी। और मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये बात भी सबसे पहले अरस्तु ने कही कि, यानी राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में अरस्तु का एक अपना अलग ही महत्व है, अपना अलग ही स्थान है। इसके बाद है नागरिकता का तीसरा सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। ये मुख्यतः कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है। तो कार्ल मार्क्स का जो मानना था, ये जो समाज को दो भागों में बांटता है, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में, तो ये कहता है कि सच्ची नागरिकता तब तक संभव नहीं है जब तक कि समाज में ये जो वर्ग विभेद है ये विद्यमान रहेगा, तब तक समाज को सच्ची नागरिकता नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग रहेंगे जिनको कुछ अधिकार मिले हुए होंगे, कुछ को नहीं। तो समानता जब तक नहीं रहेगी तब तक नागरिकता सही अर्थों में विद्यमान नहीं हो सकती। ये मार्क्स का कथन है। और मार्क्स ने जो ये उदारवादी लोकतांत्रिक नागरिकता है, जिसका टी.एच. मार्शल ने वर्णन किया था, उस नागरिकता को उन्होंने बुर्जुआ नागरिकता के संग, याद रखना, कार्ल मार्क्स ने उदारवादी लोकतांत्रिक नागरिकता को क्या कहा, बुर्जुआ नागरिकता कहा। और ये इस बुर्जुआ नागरिकता को उन्होंने सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध माना था। तो जैसे मार्क्स, आप पहले मैंने बताया, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग समाज को दो भागों में बांटा था। और ये जो नागरिकता है ये उदारवादी मूल्यों पर आधारित है और इसको बुर्जुआ नागरिकता कहा। ये उनके हक में अधिक है, उनके हक, और ये सर्वहारा वर्ग के साथ न्याय नहीं करती है। यह उदाहरण मार्क्स ने अपनी जो पुस्तक है ऑन द जूइश क्वेश्चन, इस जूइश क्वेश्चन में उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करी थी। प्राकृतिक अधिकारों की बात आती है, पता है आपको, जॉन लॉक ने ये प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया था। जीसस का जो मैंने ट्रिक्स बताई थी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, तीनों अधिकारों का यूज। क्योंकि जब तक समाज के अंदर ये संपत्ति के अधिकार व्यक्ति के पास रहेंगे या संपत्ति के ऊपर सामूहिक हकदार नहीं हो, समाज का हक नहीं होगा, तब तक ये समानता स्थापित नहीं होगी। और तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करी और समानता के विरोधी माना। उसके बाद में है
नारीवादी सिद्धांत, नागरिकता का नारीवादी सिद्धांत है ये, जो नारीवादी विचारक थे उन विचारकों ने दिया था कि नारीवादी विचारक इस अवधारणा को, जो नागरिकता की जो प्रचलित अवधारणा है उस अवधारणा को महिलाओं के विरोध में मानते हैं कि यह अवधारणा है ये पुरुषों ने अपने हक में बनाई है, महिलाएं हक में नहीं है, और इसे जेंडर ब्लाइंड की संज्ञा देती है। टर्म्स को याद रखना, जेंडर ब्लाइंड किसे कहा जाता है कि नागरिकता की जो प्रचलित अवधारणा है उसको जेंडर ब्लाइंड कहा जाता है। उसके बाद में है नागरिकता के प्रकार। नागरिकता के मुख्यतः दो प्रकार है, सक्रिय नागरिकता और निष्क्रिय या तटस्थ नागरिक। सक्रिय नागरिकता उसमें होती है जिसमें अधिकार और कर्तव्य में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है, राज्य के अंदर अधिकार हम लेते हैं, उसके अलावा जो हमारा उत्तरदायित्व तय होता है, हमारा कर्तव्य तय होता है, उनमें भी हम सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं। इसका जो उदाहरण है वो ग्रीक नगर राज्य को माना गया है। जो एथेंस और स्पार्टा थे वो इसके सबसे अच्छे उदाहरण है कि वहाँ प्रत्येक नागरिक हैं वो देश के लिए सीधे तौर पर काम कर रहा था। और निष्क्रिय और तटस्थ नागरिकता में अधिकार और कर्तव्यों के नागरिक हकदार होते हैं, लेकिन उनके जो निर्माण में और या राज्य के अंदर नागरिकों की सक्रिय भूमिका नहीं रहती। जैसे इसका उदाहरण इन्होंने दिया है प्राचीन रोम। इसमें क्या होता है, नागरिक को अधिकार और कर्तव्य तो सारे मिले हुए होते हैं, लेकिन नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति उतना स्वामी भक्त या राष्ट्रभक्त नहीं होता है, और उन अधिकारों के और कर्तव्यों के निर्माण में उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं रहती है। तो याद रखना नागरिकता के दो प्रकार, और दोनों के उदाहरण विशेष तौर पर याद रखना। सक्रिय नागरिकता का उदाहरण क्या है, ग्रीक नगर राज्य को माना जाता है, और निष्क्रिय या तटस्थ नागरिकता का जो उदाहरण है वो प्राचीन रोम को माना जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं नागरिकता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के सीधे प्रश्न बन सकते हैं। पहला है कि होब्स के नागरिकता संबंधी विचारों को प्रजा नागरिकता कहा जाता है। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि किस विचारक के विचारकों को प्रजा नागरिकता कहा जाता है। तो होब्स ने जो राजनीति के संबंध में जो विचार दिए थे उसे प्रजा नागरिकता कहा था। होब्स ने जो सामाजिक समझौते का जो प्राकृतिक सिद्धांत दिया था, तो उनमें नागरिकता संबंधी जो विचार आए थे वो प्रजा नागरिकता की अवधारणा थी। माइकल वाल्जर ये समुदायवादी विचारक है। इसने नागरिकता को विन्यासों का विन्यास कहा। नागरिकता को विन्यासों का विन्यास किसने कहा? माइकल वाल्जर ने कहा था। माइकल वाल्जर ने अपने नागरिकता आधारित दृष्टिकोण को आलोचनात्मक साहचर्यवाद कहा। उसने खुद ने अपने नागरिकता संबंधी जो विचार थे उन विचारों को आलोचनात्मक साहचर्यवाद कहा जाता है। विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा किसने दी? आयरिश मेरियम यंग ने। ये नारीवादी या मतलब ये बहुसंस्कृतिवादी विचारक है। इन्होंने विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा दी कि समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो उन सब अलग अलग जो संस्कृति के लोग हैं उन लोगों की नागरिकता की वो भी अलग अलग प्रकार की है। नागरिकता को केवल निवास के आधार पर होनी चाहिए। हेबरमास ने ये विचार दिया था कि नागरिकता है वो केवल निवास के आधार पर व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिए। हैयक और नोजिक ने नागरिकता को धैर्य के रूप में परिभाषित किया। नागरिकता को किसने? धैर्य के रूप में परिभाषित किया। हैयक और नोजिक ने, दोनों ने। ये दोनों हैयक और नोजिक पुलिस राज्य के समर्थक है, लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध है, इसलिए नागरिकता संबंधी विचारों को उतना नहीं महत्व देते हैं। सेंट ऑगस्टाइन ने दोहरी नागरिकता का उल्लेख किया। तो इन व्यक्तियों को दो प्रकार की नागरिकता, एक तो राष्ट्र की जो नागरिकता है वो लेनी चाहिए और दूसरा चर्च की नागरिकता लेनी चाहिए। दो प्रकार की, ये धर्म को अत्यधिक महत्व देते हैं क्योंकि ये सेंट एक धर्म से जुड़े हुए विचारक रहे हैं। तो राजनीति में दोहरी नागरिकता का बात करता है, एक राष्ट्र की नागरिकता और दूसरी चर्च की नागरिकता का इन्होंने उल्लेख किया था। बहुआयामी या बहुभागी नागरिकता का समर्थक हिटलर को माना जाता है। तो यहाँ से इन महत्वपूर्ण तथ्यों को सीधे याद करना, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप कोई प्रश्न या परीक्षा के लिए सीधा बन सकता है। ये आज पढ़ा नागरिकता का टॉपिक, और इस नागरिकता के टॉपिक में दूसरा एक टॉपिक और एक भाग और बाकी है जो पार्ट द्वितीय मैं आपको सामने लेकर आऊँगा कि उसमें भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान